हमारे साइंस ऑफ लव वाले वीडियो पर श्री का कमेंट आया है कि किसी को याद करके रोना क्यों आता है और इसके पीछे कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है। एक और कमेंट है कि ब्रेकअप के बाद उस इंसान से नफरत क्यों हो जाती है। ये इनके अकेले के सवाल नहीं है, ये एक सब कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें सदियों से दर्ज किया जाता रहा है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। किसी इंसान ने अगर प्यार किया है और प्रेम में उनका दिल दुखा है तो वे इस दर्द से गुजरे हैं। इसलिए ये इमोशन हमें अपनी कहानियों में खूब देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इससे किसी ना किसी लेवल पर रिलेट कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों में इस फीलिंग को लेकर, इस इमोशन को लेकर काफ़ी सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। इससे कुछ चौंकाने वाली और कुछ आश्वस्त करने वाली बातें सामने आई हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक न्यूरो साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है एडवर्ड स्मिथ। स्मिथ के मन में भी यही सवाल घूम रहा था कि अक्रॉस कल्चर्स भांति भांति के लोगों की भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों में इस फीलिंग को, दर्द को दिल के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है। कोई जल उठता है, किसी की छाती फटी जाती है, किसी का दिल डूबा जाता है और किसी का तो छन से टूट जाता है। इतने लोगों में प्रेम में विफल होने के साथ किसी तरह का फिजिकल पेन उठता क्यों है। इस एक ऑब्जर्वेशन को पकड़कर स्मिथ ने 2011 में एक लैंडमार्क स्टडी सामने रखी। इन्होंने 2010 और 11 में मैनहट्टन इलाके में कुछ ऐसे लोगों की खोज शुरू कर दी, ऐसे लोग जिनका पिछले 6 महीनों में ब्रेकअप हुआ था, दिल टूटा था और वो भी उसे महसूस कर रहे थे। सैकड़ों लोगों ने स्टडी में शामिल होने के लिए अप्लाई किया, लेकिन डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए और कई पैरामीटर्स पर खरे उतरने वाले कुछ ही लोगों को इसके लिए चुना गया। इसमें लड़के लड़कियां, गोरे काले, अलग अलग रंग के लोग, दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफी से आने वाले लोग चुने गए। साइंटिस्ट एडवर्ड स्मिथ और उनकी टीम ये स्टडी करना चाहते थे कि अलग अलग कंडीशंस में ब्रेकअप से गुजर रहे इन लोगों के शरीर में क्या होता है। जैसे एक मौके पर इन लोगों को अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की फ़ोटो दिखाई गई और fMRI मशीन से इनके ब्रेन में होने वाली हलचल को देखा गया। एडवर्ड स्मिथ की इस स्टडी से बड़े क्लियर और क्रांतिकारी नतीजे सामने आए। इसमें पाया गया कि दिमाग के जो हिस्से किसी को चोट लगने पर हरकत में आते हैं, हार्ट ब्रेक वाले केस में भी ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं। पहली बार एक बड़ी स्टडी में साबित हुआ था कि इस तरह का इमोशनल पेन वाकई में फिजिकल पेन की तरह महसूस होता है। ये दिल के दर्द को समझने में बड़ी लैंडमार्क स्टडी साबित हुई। लेकिन ये तो बस बड़ी सतही बात थी। इसने तो उस दर्द के लिए साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे किए जो सदियों से हम मनुष्य महसूस करते आ रहे हैं। और ये इकलौती स्टडी नहीं थी। पिछले दशकों में हार्ट ब्रेक को लेकर बहुत गहरी रिसर्च हुई है और उनसे दिल टूटने के वैज्ञानिक पहलू सामने आए हैं। अगर आपका या आपके किसी करीबी का दिल टूटा है तो ये साइंटिफिक रिसर्च आपकी समझ को बहुत दुरुस्त कर सकती है। हमारा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस कॉम्प्लेक्स इमोशन से बेहतर डील कर पाएंगे, चाहे अपने चाहे दूसरों के। नमस्ते, मेरा नाम आयुष यादव है। ये हमारी साइंस ऑफ इमोशन सीरीज का दूसरा एपिसोड है और पिछले वीडियो में हमने रोमांटिक लव के इवोल्यूशन, बायोकेमिकल्स और न्यूरोसाइंस पर गौर किया था। इस एपिसोड में हम साइंस ऑफ हार्ट ब्रेक के इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उन्नीस सौ 1990 में जापान के हिरोशिमा सिटी हॉस्पिटल में एक अजीब पैटर्न देखने को मिला। इस हॉस्पिटल में हिकारो साटो नाम के कार्डियोलॉजिस्ट करीब 27 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट्स छाती में भारी दर्द और एबनॉर्मल ईसीजीज के साथ आ रहे हैं। पहली नज़र में ये केस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ा हो, लेकिन स्कैन करके एंजियोग्राम्स देखने पर इन मरीजों की ब्लड वेसल्स बिल्कुल क्लीन दिख रही थी, जैसा कि हार्ट अटैक के केस में नहीं होता। जब इन मरीजों के दिल को दूसरे तरीकों से ऑब्जर्व किया गया, तब जाकर इनके दर्द की असली वजह पता चली। ये हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत पंपिंग चेंबर माना जाता है। इन मरीजों में इस लेफ्ट वेंट्रिकल का निचला हिस्सा गुब्बारे जैसा फैल रहा था। डॉक्टर्स को ये शेप उस कंटेनर जैसा लगा जिसमें जापान के लोग ऑक्टोपस को पकड़ कर रखते हैं, और जापान में इस ऑक्टोपस जार को टाकोत्सुबो कहा जाता है। इस ऑब्जर्वेशन के अगले साल 1991 में डॉक्टर साटो और कुछ साथियों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में ऐसे 5 केसेस को दिल की इस अजीब शेप से लिंक किया गया था। यहाँ से दिल की एक विशेष बीमारी का नाम निकल कर आया और वो नाम पड़ा टाकोत्सुबो सिंड्रोम। आगे चलकर वेस्टर्न कार्डियोलॉजिस्ट ने इसी का नाम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी रख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मरीजों के हार्ट का ये शेप किसी बड़े दुख से प्रभावित हो रहा था। इनके सिम्टम्स हार्ट अटैक से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए कई हॉस्पिटल्स में इसे हार्ट अटैक का केस मानकर ही ट्रीट किया जाने लगता है, जबकि ये मेडिकली स्टैब्लिश हो चुका है कि ये अलग सिंड्रोम है और ये किसी बड़े इमोशनल लॉस से ट्रिगर होता है, और वो भी रोमांटिक इमोशनल लॉस, मतलब प्रेम से जुड़ा सदमा।
रिसर्च के मुताबिक टाकोत्सुबो या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के करीब 90% से ज़्यादा केस महिलाओं में देखने को मिलते हैं, और वो भी ऐसी महिलाएं जो अपने पोस्ट मेनोपॉजल ईयर्स यानी 50 या उससे बड़ी उम्र में होती हैं और जिन्हें एक सडन इमोशनल लॉस जैसे कि उनके पति या उनके साथी की मौत की खबर हो जाती है, उससे ऐसा दुख होता है। ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि कैसे हार्ट ब्रेक या दिल टूटने की जो एक्सट्रीम इमोशनल घटना है वो लिटरली और फिजिकली किसी के हार्ट पर असर डाल सकती है, उसे ब्रेक कर सकती है। लेकिन कई स्टडीज से ये समझा जा सकता है कि अलग अलग लेवल्स पर कैसे रोमांटिक लॉस और इमोशनल पेन हमें अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे इमोशंस हैं इनसे दर्द पैदा कैसे होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के दिमाग में यही सवाल आया। उनका नाम है नाओमी आइसनबर्गर। उन्होंने सभी भाषाओं में रिजेक्शन के लिए मिलते जुलते शब्दों का एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। शी ब्रोक माई हार्ट, ही हर्ट माई फीलिंग्स। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर जोर का तमाचा मार दिया हो। नाओमी आइसनबर्गर ने सोचा कि क्या फिजिकल और इमोशनल पेन के बीच वाकई कोई गहरा रिश्ता है। उन्होंने इसका पता लगाने के लिए 2003 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए। नाओमी की टीम ने कुछ वॉलंटियर्स को एक वर्चुअल वॉल टॉसिंग गेम खेलने के लिए बुलाया। इस गेम का नाम है साइबर बॉल। इसमें भाग लेने वाले लोगों को बताया गया कि वो 2 और लोगों के साथ मिलकर टीम में ये गेम खेल रहे हैं और उन्हें आपस में मिलकर एक दूसरे को बॉल पास करनी है और सामने वाली टीम से पहले ये गेम उन्हें जीतना है। ये बहुत ही सिंपल सा गेम है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। दरअसल इन वॉलंटियर्स की टीम में जो 2 और प्लेयर थे वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड थे और नाओमी आइसनबर्गर की टीम fMRI स्कैन्स की मदद से इन वॉलंटियर्स के ब्रेन में होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही थी। गेम की शुरुआत में दोनों कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्लेयर इस ह्यूमन प्लेयर को बॉल टॉस करते हैं, पास करते हैं और उन्हें गेम में इन्वॉल्व रखते हैं। लेकिन इसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि कुछ देर पास करने के बाद वो इसे बॉल पास ना करें और गेम में कुछ वक्त बीतने के बाद ये कंप्यूटर प्लेयर्स, जो कि इस व्यक्ति को बताया गया था कि उसकी तरह इंसान ही है, वो कंप्यूटर प्लेयर्स इसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जब इन पार्टिसिपेंट्स को लगा कि उन्हें इस गेम में इग्नोर किया जा रहा है, उतना उन्हें लेफ्ट आउट फील करवाने के लिए पर्याप्त था और इन लोगों के ब्रेन स्कैन्स बहुत स्पष्ट तरीके से ये दिखा रहे थे। इनके दिमाग में एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुला में हलचल बढ़ने लगी। ये ब्रेन के वही हिस्से हैं जो शारीरिक चोट लगने पर एक्टिवेट होते हैं। जब किसी का हाथ जल जाता है या पैर की उंगली चिमट जाती है तो दिमाग के इन्हीं हिस्सों में हलचल होती है। इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे साफ थे कि किसी भी तरह के सोशल रिजेक्शन से हमारे दिमाग में पेन सिग्नल्स रिसीव होते हैं। हमारा दिमाग एक सामाजिक चोट और शारीरिक चोट में बहुत अंतर नहीं करता है। असल में फिजिकल पेन बॉडी में होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, वो दिमाग में पैदा होने वाला एक रिस्पॉन्स है। किसी इंसान में इन कुछ न्यूरल सिस्टम्स को अगर डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो उन्हें दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। हमारे जो पेन किलर्स हैं, दर्द की दवाएं हैं, वो भी ऐसे ही असर करती हैं। कई पेन किलर्स शरीर के उस हिस्से को आराम नहीं पहुंचाते जहां चोट लगी होती है, बल्कि उन न्यूरल पाथवेज को डीएक्टिवेट कर देते हैं जिनसे दर्द का सिग्नल दिमाग में उठता है, प्रोसेस होता है। तो चोट लगना एक शारीरिक घटना है, लेकिन उससे पेन होना, दर्द उठना, ये एक मानसिक अवस्था है। नाओमी आइसनबर्गर की स्टडी ये बता रही थी कि चाहे किसी का हाथ जलने जैसा शारीरिक दर्द हो या किसी को अकेला और लाचार महसूस करवाने जैसा सामाजिक दर्द हो, सोशल पेन हो, हमारा दिमाग इनके परसेप्शन में बहुत फर्क नहीं करता। ये दिमाग में लगभग एक ही जैसे महसूस होते हैं। उस समय 2003 में ये बड़ी अजीब सी और चौंकाने वाली खोज लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो फॉलोअप स्टडीज़ हुई उनमें ये बात और पुख्ता हो गई। दरअसल हमारा जो ब्रेकअप है या दिल टूटना है या किसी से जुदा होना है, उसे वैज्ञानिक रोमांटिक रिजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि प्रेम बहुत मजबूती से जोड़ने वाली प्रक्रिया है, इसलिए किसी से बिछड़ना उतने ही बड़े स्तर पर तोड़ने वाली प्रक्रिया बन जाती है। कुछ स्टडीज़ में तो रोमांटिक रिजेक्शन के फिजिकल पेन वाले इक्विवेलेंट भी निकाले गए। इन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की फ़ोटो देखने पर दिमाग के जो हिस्से एक्टिवेट होते हैं वो वही हिस्से हैं जो गर्म स्टोव से हाथ जल जाने पर हरकत में आते हैं। इतना स्पेसिफिक इक्विवेलेंट निकाला गया। आगे चलकर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए जो ये गवाही दे रहे थे कि प्रेम में विफल होना वाकई हमें ज़ख्मी कर देता है और जिसने जितनी गहराई में प्रेम किया है उसके ज़ख्म उतने ही गहरे होते हैं। प्रेम में घायल इन लोगों की तह तक जाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इसमें कुछ वॉलंटियर्स को 3 हफ्ते के लिए रोज़ एसिटामिनोफेन नाम का एक ड्रग दिया गया। ये एक बहुत ही कॉमन पेन किलर है जो हमारे यहाँ इंडिया में पैरासीटामोल नाम से जाना जाता है। जिन वॉलंटियर्स ने यह दवा ली थी उनकी हर्ट वाली फीलिंग्स कम दर्ज की गई। इन लोगों के दिमाग में जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला में जहाँ पेन के सिग्नल्स दिखते हैं,
वहाँ भी सोशल रिजेक्शन के केस में दबे हुए रिस्पॉन्स देखने को मिले। मतलब ना सिर्फ ये इमोशनल पेन हमें फिजिकल पेन की तरह परसीव होता है दिमाग में, इसके ऊपर वही दवाइयाँ भी असर करती हैं जो शारीरिक चोट को नम करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन स्टडीज़ का मतलब साफ था, हमारा भावनात्मक दर्द महज सिर पर सवार ही नहीं है, ये हमारे सिर पर इसलिए चढ़ा है क्योंकि ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई में गड़ा है। अब यहाँ से आप ये टेक अवे मत ले लीजिएगा कि जब दिल टूटे तो पेन किलर या पैरासीटामोल टाइप की कोई दवाई खा ली। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए, और इस केस में तो ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। इमोशनल पेन और स्ट्रेस को डील करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज की मदद से अपने को शांत रखते हैं, कुछ अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने लगते हैं, कोई अपने काम में खुद को धंसा लेता है, और कोई ट्रैवल करने निकल जाता है, कोई राइटिंग, कोई पेंटिंग, कोई जर्नलिंग, या अपने दोस्तों से बात करके आंसू बहा के हल्का महसूस कर लेते हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि ऐसे जो हार्ट ब्रेक वाले मोमेंट्स होते हैं ये लाइफ में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इस दौरान आप क्या चुनते हैं ये आपको बना सकता है या मिटा सकता है। हम इस वीडियो के आखिरी में देखेंगे जनरली क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं ऐसे मोमेंट्स पर। अभी मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, एक प्रैक्टिस जो किसी भी तरह का पेन प्रोसेस करने में आपको हेल्प कर सकती है, वो है माइंडफुलनेस। और इसके लिए एक ऐप बहुत काम आ सकता है जिसका नाम है हेडस्पेस। मैंने 2021 में हेडस्पेस की मदद से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया था। वैसे मैं काफ़ी समय से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2016 से 15 से आई थिंक करीब 10 साल की इस जर्नी में मैंने अलग अलग जगहों पे जाकर इसे प्रैक्टिस किया है। सबसे पहले मैं 2016 में ऋषिकेश गया था, कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए, फिर उसके बाद विपस्सना की 10 दिन की जो रिट्रीट होती है वहाँ भी जा चुका हूँ 2 बार। लेकिन जब मैं लोगों को ये सब रिकमेंड करता हूँ, मेडिटेशन को लाइफस्टाइल में लाने के लिए कहता हूँ, तो वो इतने लंबे कमिटमेंट्स करने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में मैं उन्हें हेडस्पेस जैसे ऐप्स यूज़ करने के लिए कहता हूँ। आज के दौर में हमारे जो इमोशंस हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सोशल सिग्नल्स वहाँ से मिल रहे हैं। ऐसे में हमें अपने इमोशंस को समझना और उन्हें रेगुलेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये साइंस ऑफ इमोशन सीरीज़ कर रहे हैं। हमने इसके लिए हेडस्पेस को रीच आउट किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हेडस्पेस हमारे इस एपिसोड के भी स्पॉन्सर हैं। देखो, जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, और बुरे मौक़ों पर सभी तरह के बुरे ख्याल भी आते हैं। ये सबके साथ होता है, लेकिन हमें इन नीचे खींचने वाले ख्यालों को हावी नहीं होने देना है। जब आप डेली थोड़ा टाइम निकालकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन चीज़ों के प्रति अवेयर होने लगते हैं, या आपको किस मौके पर कैसा महसूस हो रहा है उसकी आपको थोड़ी बेहतर खबर रहती है। आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, अभी है ये, आगे नहीं होगा। और ये ट्रांजिएंट और टेम्पररी इमोशंस की जो लहरें उठती हैं उनको आप फिर डोमिनेट नहीं होने देते हैं जब एक बार अवेयर हो जाते हैं। अधिकतर आप देखिए कि हमारे ये जो स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया हैं यही हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस के हिलोरे लेकर आते हैं, लेकिन इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं डिवाइसेस के ज़रिए इन्हें समझने और शांत रखने की हैबिट भी बनाई जा सकती है। मेरा सुझाव ये है कि रोज़ खुद के साथ बैठकर अपने को समझने के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, और हेडस्पेस ने हमारी ऑडियंस के लिए 2 महीने का फ्री ट्रायल देने का वादा किया है। वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैसे करना है वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर दिल और दिमाग और सीने और पेट में ये दर्द उठता कहाँ से है। क्यों हमारे दिमाग और शरीर की डिज़ाइन ऐसी है कि दिल का टूटना हमें दर्द जैसा महसूस होता है, और इस दर्द दिल की दवा क्या है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, दिल ही तो है न संग ओ खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। मतलब यार, ईंट पत्थर थोड़ी है, जीता जागता हुआ दिल है, दर्द क्यों नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दर्द क्यों होगा, क्या ज़रूरत है इसके होने की, और कैसे उठता है ये दर्द। इसकी शुरुआत हमें प्यार से करनी होगी। हमने ये कई बार सुना है कि प्रेम और दर्द एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिससे हमें जितना लगाव होता है वो उतनी ही तकलीफ हमें पहुंचाता है। किसी नशे में तुम्हारा हाई जितना ज़्यादा होगा, उस नशे से पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उस नशे के विड्रॉल सिम्टम्स बहुत भारी होते हैं। इस नशे वाली लाइन को माइंड मत कीजिएगा, इसको पकड़कर आगे चलते हैं, क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रेम में और नशे में बहुत सिमिलैरिटी है, और ब्रेकअप के बाद घायल हुए किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति नशीले पदार्थ की गैर मौजूदगी में विड्रॉल सिम्टम से जूझ रहे मरीज से मिलती जुलती है। इस बात की गहराई में उतरने के लिए हमें प्यार और ब्रेकअप में इन्वॉल्व केमिकल्स को समझना होगा। साइंस ऑफ लव वाले वीडियो में हमने समझा था कि हमारा दिमाग और न्यूरल सिस्टम कैसे एक स्टेज की तरह है, और जीवन के अलग अलग मुकाम पर अलग अलग केमिकल्स आकर अपना रोल प्ले करते हैं, और हमारे अंदर भावनाओं की लहरें उठती हैं। इसी तरह प्रेम या रोमांटिक लव भी दिमाग के स्टेज पर खेली जा रही एक लीला है,
और इसमें हमने कुछ मुख्य 3-4 प्रकार के केमिकल किरदारों और उनके दिमागी हिस्सों पर रोशनी डाली थी। वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो में अगर गहराई में जाना चाहें। अभी यहाँ कमाल की बात यह है कि ब्रेकअप या रोमांटिक रिजेक्शन के दौरान भी यही केमिकल्स नाटक करते हैं, बस इनकी मात्रा और रोल ज़रा ऊपर नीचे हो जाती है। इनके नाम आपने शायद पहले भी सुने होंगे। इन केमिकल किरदारों के नाम हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। डोपामिन हमारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये हमारे अंदर किसी भी चीज़ की चाहत पैदा करता है, चाहे आपके कुछ खाना खाने की भूख हो, कोई होमवर्क या असाइनमेंट पूरा करने का हौसला हो, या किसी नशीले पदार्थ के प्रति उठ रही तलब हो, या अपने प्रेमी को एक नज़र देख लेने की चाहत हो। इन सब के पीछे डोपामिन अपना काम कर रहा होता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जब कोई प्रेम में होता है या किसी व्यक्ति को पाने की जो चाहत उठ रही होती है, तो दिमाग के कुछ खास हिस्सों में प्रचंड मात्रा में डोपामिन बहने लगता है, और दिमाग के इन्हीं हिस्सों में डोपामिन का ऐसा ही प्रभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति को कोकेन जैसे ड्रग्स का नशा होता है। तो ये प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में डोपामिन का महत्व है, नशे के कॉन्टेक्स्ट में भी। लेकिन जब किसी का प्रेम खो जाता है तो डोपामिन की मात्रा भयानक गिरने लगती है। इसी शार्प ड्रॉप इन डोपामिन के कारण किसी के अंदर खालीपन या निरस्ता वाली फीलिंग आती है, वही फीलिंग जो किसी नशेड़ी को अपने ड्रग के ना मिलने पर आती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं नहीं रुकती। प्रेम के दर्द की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि प्रेम कई परतों में होता है, इसलिए दिमाग के मंच पर भी विरह के कई रंग दिखते हैं। यहाँ दोबारा एंट्री होती है प्रेम लीला में मुख्य भूमिका निभा चुके केमिकल ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें किसी के प्रति जुड़ाव महसूस करवाता है। हमने समझा था कि प्रेम में ये कैसे एक सात्विक किस्म का एलिमेंट लेकर आता है, क्योंकि माँ और नवजात शिशु के बीच जो बॉन्ड होता है उसमें भी ऑक्सीटोसिन बड़ी भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन माँ के आंचल में है, दोस्तों की झप्पी में है, प्यार भरी पप्पी में है। इतना ही नहीं, किसी की मौजूदगी भर से अगर आप खिल उठते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहा गया है, क्योंकि ये मन में किसी के साथ लगाव की ठंडी छांव और सुकून लेकर आता है। लेकिन जब प्रेम छूट जाता है और दिल टूट जाता है तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी गोते लगाने लगती है। अपने प्रियतम के स्पर्श और मौजूदगी की कमी से ऑक्सीटोसिन में भी कमी आने लगती है, और इससे पैदा होती है बुरी वाली क्रेविंग, घबराहट, कपकपी और अकेलेपन का दर्द। ये नशीले ओपियोइड्स के विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। इस सडन ऑक्सीटोसिन विड्रॉल को वैज्ञानिक ओपियोइड्स के फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स से लिंक करते हैं। दरअसल ऑक्सीटोसिन की कमी सेफ्टी और कंफर्ट आपसे छीन लेती है, और इसका नतीजा ये होता है कि आपको सब कुछ खाली खाली सा लगता है, जैसे किसी एडिक्ट को लगता है नशे की गैर मौजूदगी में। और मामला यहीं नहीं रुकता। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का एक तीसरा साथी भी है जो स्थिति को और ख़राब बना देता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को ऑब्सेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हमारा मूड स्टेबल होने के लिए इसकी मात्रा का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। कमाल की बात यह है कि जब किसी को मोहब्बत होती है तो उनमें सेरोटोनिन की मात्रा कम होने लगती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के सिग्नल्स का इंतज़ार करते हैं। जब आप उनके व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या बेवजह उनकी इंस्टा स्टोरी रिप्ले कर रहे होते हैं, या किसी तरह से उनसे एक संकेत या इशारे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग एक ऑब्सेशन लूप में फंसा होता है। ये सेरोटोनिन की कमी से शुरू होता है। जब आप प्रेम के शुरुआती दिनों में होते हैं तब तो ये एक तरह से बहुत बढ़िया लगता है कि वो कमी हो रही है, उसको पूरा करने के लिए बाकी केमिकल्स भी साथ में हैं। लेकिन इसके बुरे प्रभाव तब शुरू होते हैं जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। रोमांटिक रिजेक्शन के फेज़ में भी सेरोटोनिन का स्तर नीचे गिर जाता है। दोबारा अपने साथी के सिग्नल्स के लिए आपका जी मचलता है। आप लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अरे कहाँ गलती हो गई, ये सब दोबारा कैसे सही किया जा सकता है। कई केसेस में ये रूमिनेशन, इन विचारों में फंसे रहना आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। लो सेरोटोनिन लेवल्स को डिप्रेशन से भी जोड़कर देखा जाता है, और इसे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक बीमारी है, इससे भी लिंक किया जाता है। ये केमिकल्स डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जो आपको प्रेम के शुरुआती दिनों में ऊंचाई पर ले गए थे, यही आपको ब्रेकअप के शुरुआती दिनों में गहरी और अंधेरी खाई में धकेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम और पीड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ हद तक अपने विफल प्रेम के बारे में सोचना, उसे लेकर बुरा महसूस करना नेचुरल है, क्योंकि आपकी बॉडी, ब्रेन और जो न्यूरल केमिस्ट्री है वो इसी तरीके से फंक्शन करती है। हम सब की, लगभग हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। मिर्ज़ा गालिब ने इसलिए कहा है कि दिल ही तो है न संग ओ खिश्त, दर्द से भरना एक क्यों। लेकिन ये दर्द जब एक हद से ज़्यादा होने लगता है और लंबे वक्त के लिए आपके दिमाग और डेली रूटीन को बुरी तरह अफेक्ट करने लगता है, तब ये एक समस्या बन जाती है।
ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके दिमाग और न्यूरल केमिस्ट्री तक सीमित नहीं रहती। हार्ट ब्रेक हमारे पूरे शरीर में असर करता है। प्रेम में विफल होना किसी भी व्यक्ति को एक भयानक स्ट्रेस वाली कंडीशन में डाल देता है और ऐसी स्थिति में शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने लगती है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। आपका मानसिक तनाव पूरी बॉडी में कितना असर कर रहा है, इसे कॉर्टिसोल की मात्रा से मेजर किया जाता है। हार्ट ब्रेक से बुरी तरह प्रभावित होने पर आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल दोनों की मात्रा बढ़ने लगती है। ये ब्रेन का इमरजेंसी अलार्म है जो अक्सर तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी बहुत बुरी स्थिति में फंसे होते हैं, जैसे किसी जानवर से आपकी जान को खतरा हो या और कोई बुरी स्थिति, तब ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। यही रिस्पॉन्स हार्ट ब्रेक जैसी हैवी स्ट्रेस सिचुएशन में भी हरकत में आता है। इन हार्मोन्स को सेंटर पर रखकर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी पूरी बॉडी में हलचल मचाता है। इसी के चलते आपको छाती में दर्द, बढ़ती हुई हार्ट बीट और ये फीलिंग आती है कि आपका दिल डूबा जा रहा है। यही रिस्पॉन्स जब एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो टाकोत्सुबो सिंड्रोम या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जैसे केसेस में देखने को मिलता है, जो हमने शुरू में देखा था। खैर वो तो एक एक्सट्रीम केस है जो हमने देखा ही था कि वो कैसे ज़्यादातर महिलाओं को और वो भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को अफेक्ट करता है। लेकिन कॉर्टिसोल की बढ़ी हुई मात्रा आपकी नींद पर भी असर डालती है। वो आपकी स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर देती है। ये भी हो सकता है कि 10 बजे तक सो जाने वाला कोई व्यक्ति रात के 3 बजे तक जाग रहा है और उसका दिल भारी है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपके एपेटाइट के साथ भी छेड़खानी कर सकता है। इसलिए कई लोग ढंग से खाना पीना छोड़ देते हैं और उनका वज़न कम होने लगता है, या फिर कुछ लोग कंफर्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है और उनका वज़न बढ़ने लगता है। एक हमारे शरीर में वेगस नर्व नाम की एक बहुत लंबी पाइपलाइन होती है। ये आपके दिमाग को आपके हार्ट, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन्स से जोड़ती है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नर्व्स में से एक है। इमोशनल स्ट्रेस के दिनों में ये वेगस नर्व मचल जाती है, इसमें स्टिमुलेशन बढ़ जाता है और एक ओवर स्टिमुलेटेड वेगस नर्व शरीर के इन सभी फंक्शंस पर असर डालती है जिनसे ये जुड़ी हुई है। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि हार्ट ब्रेक के बाद पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स का बढ़ना मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, आप ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, आपके बॉडी में अगर कहीं पहले से कोई दर्द है तो वो बढ़ने लगता है और इससे आपके शरीर में इन जनरल कई सारी दिक्कतें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ये लिस्ट बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन जानने की बात इसमें इतनी है कि हार्ट ब्रेक जैसी घटना देखने में सिर्फ मन की कहानी का बिखरना या किसी सपने के टूटने जैसा लग सकती है, लेकिन इसके चलते किसी भी इंसान में फुल बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है और इसका लेवल पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई अपने इस दुख को प्रोसेस कैसे कर रहा है। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी स्थिति नॉर्मल होने लगती है, लेकिन कुछ केसेस में ये सिलसिला लंबा खिंच जाता है और डैमेज कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेम के विफल होने पर दुख और दर्द सबको होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दुख होता क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी, हम ऐसे क्यों हैं, हमारे दिल और दिमाग और शरीर ऐसे क्यों दर्द करते हैं प्रेम के विफल होने पर। इसका एक जवाब हमारे बचपन में छुपा है और दूसरा जवाब जंगलों में छुपा है जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, और ये दोनों जवाब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं क्योंकि इसका असली जवाब हमारे अस्तित्व में छुपा है। साइकोलॉजिस्ट ने इसे समझने के लिए एक पैटर्न हाईलाइट किया है। हार्ट ब्रेक के बाद एक तो प्रोटेस्ट का फेज़ होता है, जो भी हुआ है आप स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं, रोते हैं, ढूंढते हैं, ठीक करने की कोशिशें करते हैं, और इसके बाद एक डिस्पेयर का चक्कर शुरू होता है। एक गम आपके भीतर धीरे धीरे दाखिल होने लगता है, निराशा घर करने लगती है। तो प्रोटेस्ट और डिस्पेयर की ये साइकिल होती है। साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉल्बी ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो प्रोटेस्ट डिस्पेयर पैटर्न है ये एक और मौके पर बहुत कॉमन है। यही प्रोटेस्ट डिस्पेयर पैटर्न तब देखने को मिलता है जब एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हो जाता है। पहले वो भी रोएंगे, यहाँ वहाँ अपनी माँ को ढूंढेंगे, फिर उनके अंदर एक निराशा छाने लगती है जो कि बच्चों में कुछ कुछ डिप्रेशन जैसी दिखती है। न्यूरोसाइंटिस्ट जाक पैंक्सेप ये इसे समझने के लिए एक और कदम आगे गए। उन्होंने कुछ मैमल्स पर स्टडी की। मैमल्स मतलब ऐसे स्तनधारी जानवर जिनके बच्चे मनुष्यों की तरह ही अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। जब पिल्लों या चूज़ों को अपनी माँ से अलग किया जाता है तो वो भी शोक भरी आवाज़ें निकालते हैं, ग्रीफ पैटर्न्स। पैंक्सेप ने इन मैमल्स के बच्चों के बिछड़न के दौरान मॉर्फिन के छोटे छोटे उन्हें डोज दिए। मॉर्फिन एक आर्टिफिशियल ओपियोइड पेन किलर है। ये फिजिकल पेन को दबाने के लिए दी जाती दवा।
वैसे हमारे और दूसरे जानवरों के शरीर में दर्द से डील करने के लिए कुछ नेचुरल ओपियोइड्स अपने आप पैदा होते हैं। इन्हें एंडोजेनस ओपियोइड्स कहते हैं, जो कि नेचुरली किसी के शरीर के अंदर बनते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जाक पैंक्सेप ने मैमल्स के बच्चों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन में 2 बातें साबित की। पहली तो ये कि इन बच्चों को आर्टिफिशियल मॉर्फिन के छोटे छोटे डोज देने पर उनके दर्द से आराम मिलता है उनको, और दूसरा ये कि उनकी बॉडी में जो नेचुरल एंडोगेमस ओपियोइड सिस्टम्स हैं उनको अगर ब्लॉक किया जाए तो ये पीड़ा और बढ़ती हुई दिखती है। इन फाइंडिंग्स के आधार पर पैंक्सेप ने प्रपोज किया कि मैमेलियन ब्रेन में एक एंशिएंट पैनिक ग्रीफ सिस्टम होता है। ये हम सभी स्तनधारी जानवरों को अपने मैमेलियन एंसेस्टर्स से विरासत में मिला है। ये एक नेचुरल न्यूरल प्रोग्रामिंग है जो किसी भी तरह की सेपरेशन से जुड़ी पीड़ा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे अंदर। जब हमारा किसी से प्रेम का रिश्ता टूटता है तब भी यही सिस्टम एक्टिव होते हैं। पहले हमें पैनिक से भरते हैं, फिर निराशा। ओवरऑल ये सिग्नल है कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ मिसिंग लग रही है। ये सब हमारे उसी सोशल पेन का हिस्सा है जो नाओमी आइसेनबर्गर ने अपने 2003 के लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट में खोज निकाले थे। आइसेनबर्गर के मुताबिक इस सोशल पेन की जड़ हमारे एवोल्यूशन में छुपी हुई है। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज छोटे छोटे ग्रुप्स में जंगलों में रहते थे। इतिहास के लंबे दौर में किसी इंसान का सर्वाइवल उसके समूह के बाकी लोगों से जुड़ा रहा। हमारी देखभाल, हमारा खाना पीना, दुश्मनों से हमारी सुरक्षा, ये सब हमारे साथियों के भरोसे रहे आए। इस तरह के सोशल रिलेशंस ने मनुष्यों को जीवित रखा, और जो व्यक्ति सोशल रिलेशंस के दायरे से बाहर निकल जाता था उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते थे। इसलिए उसी तरह के जीन्स आगे वाले लोगों में उन लोगों का वंश बढ़ा जो सोशल रिलेशंस में बेहतर महसूस करते थे और जिन्हें रिश्तों के टूटने पर बहुत दुख होता था। साइंस ऑफ लव में हमने समझा था कि रोमांटिक लव इसी तरह का एक बहुत मजबूत सामाजिक रिश्ता है जिससे हमारे और अगली पीढ़ी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ने लगते हैं। हमने ये भी समझा था कि पेयर बॉन्डिंग यानी जोड़ी बनाकर साथ रहना मदर इन्फेंट बॉन्ड का एक इवॉल्व्ड वर्जन है। साइंटिस्ट हेलेन फिशर ने भी अपने काम से ये एस्टैब्लिश किया था कि दिमाग के जो हिस्से जो सिस्टम माँ और बच्चे के प्यार में एक्टिवेट होते हैं लगभग वही रोमांटिक लव में भी मजबूती लेकर आते हैं। और रोमांटिक लव एक बहुत ही इंटेंस और कॉम्प्लेक्स घटना है जो हमारी बायोलॉजी में बहुत गहराई में इनकोडेड है। गांव, शहर, सभ्यता, खेती किसानी और बड़े समूहों में रहना ये महज कुछ हज़ार साल पुराने डेवलपमेंट्स हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में। लाखों सालों तक मनुष्यों का एवोल्यूशन एक बहुत ही कठिन माहौल में हुआ है। इसलिए हमारी बुनियादी रूप से सोशल एनिमल्स और पेयर बॉन्डिंग वाले जानवर वाली प्रोग्रामिंग है। किसी नवजात के लिए अपने प्राइमरी केयर गिवर यानी उसकी माँ का खो जाना उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देता था। इसलिए लाखों सालों के एवोल्यूशन ने हमारी फिजिकल पेन को महसूस करने वाली जो मौजूदा व्यवस्था थी वो इस सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हमारी बॉडी और न्यूरल सर्किट्स को देखा जाए तो इनकी डिज़ाइन के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन का नतीजा है। इसमें एक ही सिस्टम को कई पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। जैसे मदर चाइल्ड बॉन्डिंग वाले सिस्टम को अडल्ट कपल्स के पेयर बॉन्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही फिजिकल पेन वाले सिस्टम को सोशल सेपरेशन वाले पेन को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी जुगाड़ू डिज़ाइन के कारण हमारा जो एडिक्शन का मैकेनिज़्म है और प्रेम का मैकेनिज़्म है वो काफ़ी मेल खाता है, और प्रेम में बुरी तरह घायल व्यक्ति और कोकेन के विड्रॉल से जूझ रहे इंसान में भी काफ़ी समानताएं आ जाती हैं। मनुष्यों के लिए रोमांटिक लव सबसे मजबूत सोशल कनेक्शंस में से एक है जिसे वो खुद चुनते हैं, और उनका हार्ट ब्रेक सबसे गंभीर घटनाओं में से है जिनका दोष वो खुद पर लेते हैं। हार्ट ब्रेक तो इंसान के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स घटना इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक ही वक्त पर एक इंसान एडिक्टेड आदमी की तरह तड़प भी रहा होता है और उसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोने का भारी शोक होता है, ग्रीफ होती है। और ये होता लगभग सभी के साथ है क्योंकि हमारी डिज़ाइन ही ऐसी, हम इवॉल्व ही इस तरह हुए हैं। असल दिक्कत यही है कि हमारी जो बॉडी और ब्रेन के फंक्शंस हैं वो जंगल और उस समय के सोशल कनेक्शंस को मजबूत बनाए रखने के लिए बने हैं, लेकिन आज इस मॉडर्न सोसाइटी में ये हमें बड़े स्तर पर इसका सामना करना होता है, और ऐसे में हार्ट ब्रेक से डील करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के साथ साथ। अब जाते जाते आपको मैं इससे डील करने के लिए कुछ काम की बातें बताना चाहता हूँ। मैंने इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस पूरे फिनोमिना को थोड़ा अलग तरीके से विजुअलाइज करके देखा है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आपके जीवन में रोमांटिक लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो आपका जीवन एक सपाट समतल सी ज़मीन के जैसा होता है और आपके न्यूरल सर्किट्स भी वैसे होते हैं। फिर जब आप प्यार में होते हैं तो भारी मात्रा में कुछ जादुई सा पानी आता है और आप उस पानी के बहने के लिए खुद की समतल ज़मीन पर जगह बनाते हैं, शेप बदलती है। कुछ वैसा ही जैसे नदियाँ अपना रास्ता खुद बनाती हैं, पहाड़ों से, मैदानी इलाकों से निशान छोड़ते जाती हैं।
वैसे ही प्रेम आपके जीवन की ज़मीन में बहने के लिए रास्ता बनाता है। फिर किसी भी कारणों से वो प्यार आपके जीवन से चला जाता है, कंपैटिबिलिटी इशू हो गया, उनके घर वालों ने उनकी शादी कहीं और करवा दी, आपके साथ चीटिंग हो गई, किसी को कोई और पसंद आ गया, कास्ट का इशू हो गया। हमारे समाज में तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपका प्रेम विफल हो जाए। तो ऐसे में होता क्या है कि आपके जो मैजिकल वाटर्स थे जो बह रहे थे आपकी ज़मीन पे जिसके लिए जगह बनी थी, वो अचानक से गायब हो गए। पानी तो चला जाता है लेकिन उसकी जो खाई होती है उसको आप महसूस करते रह जाते हैं। अगर आप इस खाई को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो समय के साथ वापस शेप चेंज होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक चीज़ होती है, वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसी के साथ आपके कैसे संबंध थे, कितनी गहराई में आपने फील किया है, आप कितने सेंसिटिव हैं, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो इस खाई को किसी और चीज़ से भरना चाहिए मीनवाइल, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। एक तो यार कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, उससे कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, तो नेचुरल पेन किलर्स भी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। जो भी चीज़ मतलब ये सब आपकी स्ट्रेस को कम करती है ना, तो जो भी चीज़ आपकी स्ट्रेस को कम करे इस दौरान वो आपको करनी चाहिए। एक चीज़ जो और बहुत हेल्प करती है वो है सोशल कनेक्शंस। आपके दोस्त, यार, परिवार या किसी भी तरह से अगर आप आसपास के दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, आपने खुद को अकेला नहीं किया है। क्योंकि अगर आप हार्ट ब्रेक में देखें तो ये सोशल सेपरेशन का ही पेन है। अगर आप ऐसे में बाकी रिश्तों से भी खुद को काट लेंगे, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपकी जो ज़मीन है, जो खाई है, वो और ज़्यादा सूखी पड़ जाएगी। इसलिए आपके हीलिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का सोशल एंगल होना मददगार साबित होता है। अगर आपके दोस्त परिवार से नहीं बनती है, वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लार्जर सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। कितनी सारी समस्याएं हमारे समाज में, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन या जनरल अवेयरनेस। अगर आप अपने जीवन में इस सोशल एंगल को उठाकर किसी भी तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं या इंगेज कर सकते हैं, तो वो सही रहता है, आपके दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है। आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, खुद को समय दे सकते हैं। जो चीज़ें स्थगित आपने कर रखी थी, हो सकता है आपको घूमना पसंद हो, किसी तरह की राइटिंग, दूसरा आर्ट फॉर्म परस्यू करना चाहते हो, पेंटिंग वेंटिंग, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते थे आप, कुछ सीखना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे लेकिन तब नहीं कर पा रहे थे, अब इस फेज़ में अगर आप हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं। रूमी ने कहा है, पेन इज़ वेयर द लाइट एंटर्स। हो सकता है कि विफल प्रेम की दरार से आपके जीवन में कोई और रोशनी उतर आए। देखो, हार्ट ब्रेक से डील करने का सबका अपना तरीका होता है। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आपको इस पेन से तो गुजरना ही होगा, तो शोक मनाइए, ज़रूरी है, लेकिन उसे लेकर बैठे मत रहिए। अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखिए आपके लिए क्या वर्क करता है। अगर कुछ काम नहीं करता है तो फिर समय तो अपना काम कर ही रहा होता है। याद रखिए, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, बिकॉज टाइम हील्स। समय घाव भर देता है। और आप देखेंगे कि आप सिर्फ हील नहीं होते हैं, आप पहले से मजबूत, पहले से ज़्यादा समझदार होकर इससे निकलते हैं। और जो भी आप करते हैं, धीरज ज़रूर रखिए और अपने हेट्रेड या ईगो वाले बुरे हिस्से को हावी मत होने दीजिए, बिकॉज ईगो इज़ द एनिमी। और मैंने कहीं पढ़ी थी, एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि द अपोजिट ऑफ लव इज़ नॉट हेट्रेड, इट्स इग्नोरेंस। इग्नोर करना। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको वो बातें, वो आवाज़, वो तस्वीरें, वो स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। किसी भी अनुभवी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो ऐसा ही होता है, एक समय के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। दिस टू शैल पास। इस वीडियो के लिए हमने काफ़ी सारी पढ़ाई की थी, अब और ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। और ऐसा बहुत कुछ था वैसे जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको छोटा रखना था। उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ काम की बातें ज़रूर मिली होंगी, और जो जनरल चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आप पे काम की बातें इसमें आपको मिली। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि अपने इमोशंस को समझने के लिए साइंस के साथ थोड़ा साइलेंस भी ज़रूरी है, थोड़ा पॉज लेके खुद को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, तो हेडस्पेस का 60 दिन का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए अवेलेबल कराया है। इसका QR कोड है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो लोग उससे जाना चाहें। उसके साथ साथ वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी है, वो भी अगर आप उस लिंक पर जाकर डालेंगे तो 2 महीने के लिए ये ऐप आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। करिए और अपने माइंडफुलनेस और अवेयरनेस या मेडिटेशन के ये जो इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े एक्सपीरियंसेस हैं, ये भी आप हमें कमेंट्स में या किसी और तरीके से बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि साइंस ऑफ इमोशंस के अगले एपिसोड में आप किस फीलिंग या किस इमोशन को समझना चाहेंगे, किस चीज़ को लेके आप थोड़ा परेशान हैं कि ये क्यों है, क्या है, या आप विस्मय में हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर घर न जाए कहीं, तू भी दिल से
फिर